अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ये धुरंधर पार्ट 2 फिल्म का मेरा सेकंड वीडियो है। मैंने पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी। देखें, इस फिल्म को सबसे पहले मैंने देखा राम गोपाल वर्मा साहब ने इसके बारे में जो पोस्टें की हैं कि ये इंडियन सिनेमा का नया हिस्टोरिक मोड़ है और फिल्म मेकिंग अब लोग इस फिल्म को देखने के बाद चेंज करेंगे। और ये हकीकत है कि 70-80 साल तक इस बॉलीवुड में या इंडियन सिनेमा में एक जो कंटिन्यूएशन था, जो जिस तरह की फिल्में बन रही थीं और चलाई जा रही थीं और चली जा रही थीं कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब पब्लिक जिस हिसाब से सिनेमा का रुख कर रही है, एक 4 घंटे की फिल्म जिसमें कोई इतने ज़्यादा गाने भी नहीं हैं और उसको देखने के लिए लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं, तो लोग सच जानना चाहते हैं। अब झूठ की दुनिया से लोग निकल आए हैं। और यह है कि राम गोपाल वर्मा साहब ने कहा है कि दिस इज़ द बर्थ ऑफ ए न्यू सिनेमैटिक ऑर्डर and the ruthless extinction of everything that ever existed before in the previous world of cinema। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और देखें, असल मसला ये है कि देखें, धुरंधर 1 हमने देखी और हमने इसलिए पसंद की कि इसमें फिक्शन नहीं है, इसमें रियलिटी दिखाई है, फैक्ट दिखाए गए। और धुरंधर 2 में भी टोटल फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए इसको प्रोपेगेंडा कहना बेवकूफ़ी है। क्योंकि प्रोपेगेंडा झूठ का होता है, सच का प्रोपेगेंडा नहीं होता। सच का आप फैक्चुअल प्रोपेगेंडा करते हैं, वो सच का प्रचार होता है। अब इस फिल्म के हवाले से अगर चीज़ें देखें तो देखें, पहली बात तो यह है कि जो एतराज़ लोग कर रहे हैं कि इसमें लैंग्वेज बहुत गंदी है, गालम गलोच और ये, तो अगेन आई विल से कि एक फ़िल्म जो सच का प्रचार कर रही है, तो सच्चाई तो है कि सोसाइटी का हिस्सा है। ये जो गालियाँ इसमें हैं ना, वो सोसाइटी का हिस्सा है। और हम डे टू डे लाइफ में ये गालियाँ आम देखते रहते हैं, आम है ये नहीं है कि पॉलिटिशियन गालियाँ नहीं देते, बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये है कि अगर आपको सच देखना है तो आदित्य धार जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया ना, उनको ए सर्टिफिकेट जो 18+ का सर्टिफिकेट मिला है, तो उनकी ऑडियंस, अगर उनको पैसा ही कमाना मकसद होता तो वो और भी चीज़ें कर सकते थे। आइटम सॉन्ग नहीं है। नॉर्मली फिल्म को चलाने के लिए हर बड़ी फिल्म में आप देखते हैं 1-2 आइटम सॉन्ग होते हैं, इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं। दूसरा, एक चीज़ हमने देखी है कि स्पाई फिल्में बहुत ज़्यादा बनने लगी और कामयाब होने लगी। ख़ास तौर पे यशराज फिल्म्स की जो स्पाई सीरीज़ है, जैसे टाइगर की है, टाइगर है, जवान पठान है और वॉर हैं, उसमें ग्लैमर है। जबकि आम जो स्पाई जो होते हैं ना, जो रॉ के स्पाई जो जाते हैं अपने मिशन पे, उसमें ग्लैमर कहाँ होता है। इस फिल्म में रियलिटी दिखाई है कि एक स्पाई की ज़िंदगी कैसी होती है। वो साड़ियाँ पहन के पाकिस्तानी खूबसूरत स्पाई होती हैं और उनके साथ लटक मटक होता है। ये सब चीज़ें फिक्शन है। कोई हेलीकॉप्टर से लटक के, कोई ट्राम नहीं रोक रहे, कोट उतार के ट्राम नहीं रोक रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो ग्लैमर है, वो फिक्शन है। यहाँ रियलिटी है, फ़र्क समझना होगा। और इस फिल्म के जो आप जो प्लॉट्स देखें, छोटे मोटे जो भी हैं, वो हवाई जहाज़ हाईजैक पार्ट 1 में होता है, उसका शो डाउन पार्ट 2 में आता है, जब मिस्त्री को दिखाया जाता है, ज़हूर मिस्त्री को। और बड़े भाई का किरदार किसको नहीं पता भाई। संजय दत्त की लाइफ स्टोरी देख लें, बड़े भाई का किरदार
दाऊद इब्राहिम का जो रोल है वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। उसने राज किया है, एक्सटॉर्शन माफिया था पूरा, पूरी बॉलीवुड उसके दबाव में थी, और जो दबाव से निकल रहा था, जो दबाव को फेस कर रहा था और जो अगेंस्ट खड़ा हुआ, वो मारा गया बेचारा। 9 गोलियां मारी गई गुलशन कुमार साहब को। हकीकत है, हकीकत से कोई मुंह नहीं चुरा सकता। और उत्तर प्रदेश का जो दिखाया है, जो पैसा नकली नोट फेंके गए थे, और जो अतीक अहमद का रोल जो बनाया गया है, यार उसके खिलाफ एफआईआर मौजूद हैं, उसका रोल था। उसमें पार्टी उनकी इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी उनकी इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, ये भारत की इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का देखना काम है। वो पर्सनली तो इन्वॉल्व था। इसी तरह डीमोनेटाइजेशन की जो मुखालफत करते थे, मैं समझता हूँ कि इस फिल्म से वो 10 आंकड़े दिखाएंगे कि इतने लाख करोड़ मार्केट में थे स्टेट बैंक के, और वापस आ गए इतने ही, और कोई गलत पैसा नहीं था, कोई नकली नोट नहीं था। यार हकीकत है, बिल्कुल नकली नोट थे, और आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान का जो इसमें बलोच फैक्टर इसमें दिखाया गया है, मैं आपको बताऊं कि ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि जिसको कोई झुटला नहीं सकता। कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से ये जब मर्जी आती है, इनको कोई भी, जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है कि चौधरी असलम को उसने कहा कि 4 बलोच स्टूडेंट को उठा के मैं बलोच टेररिस्ट दिखा दूंगा, और यह है कि ये बलोच टेररिस्ट थे, और इनको मैं उठा के BUF बताया है। हालांकि बलोच लिबरेशन आर्मी कहना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा नाम चेंज किए हैं जगहों पे। तो BUF के 4 बता दूंगा टेररिस्ट, उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किया, बेचारे मासूम स्टूडेंट थे वो। तो फिर नफरत आती है। फिर आपने आखिर में जो इसमें दिखाया गया कि वो बलोच सरदार जो अपनी पूरी टीम लेके मुरीद के आता है रणवीर के कहने पे, उसमें वो बच्चा आखिर में जो वो करता है, या चौधरी असलम की गाड़ी को जिस बच्चे ने गाड़ी से टकरा के उड़ाया, ये बलोच फिर क्या करेंगे? इनके अंदर वो पैट्रियोटिज्म आप ला नहीं सकते, क्योंकि आपने बलोचों में शायद ही कोई ऐसा खानदान है, सरदारों को छोड़ें, सरदारों के खानदान को कोई टच नहीं करता, खाली 3-4 सरदार हैं जो कि लड़ रहे हैं, उनके खानदान में फिर कुर्बानियां हैं। जैसे नवाब खालिबख्श मरी साहब ने ज़िंदगी गुजार दी जेलों में, उनके जवान बेटे बालाज मरी को शहीद कर दिया मुशर्रफ के मिसाइल ने। नवाब अकबर बुगटी खुद शहीद हुए, उनके सारे बेटे मर गए सिवाय एक ISI का जो एजेंट है वो जिंदा है, बाकी तो सब मर गए। तो बाकी सरदारों को कोई टच नहीं करता। आम बलोच को एक घर नहीं है जहां पे जनाजे नहीं उठे मासूम होके। तो फिर अंदर इस मुल्क से भी नफरत आती है, इस मुल्क की आर्मी से भी नफरत आती है। तो ये भी फैक्ट दिखाया है कि बलोच, मासूम बलोच स्टूडेंट्स को उठा के जब मर्जी आती है। अब जैसे मारंग बलोच, यार कोई मान सकता है कि उसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक है? अगर एक मिसाल है कि बलोच लिबरेशन आर्मी पिछले 1-1.5 साल में कितनी खतरनाक एक्टिविटीज कर रही है, तो मारंग तो जेल में, और सख्त किस्म की जेल है, ये आम जेल नहीं है जैसी इमरान खान को या जैसी पॉलिटिशियंस को मिलती है जिसमें सारी अय्याशियां हैं। ये ISI कस्टडी में है, इनके सेफ हाउसेज में बंद हैं ये। तो फिर क्यों नहीं रुक रहा काम? अगर मारंग चला रही थी ये सब, ये दूसरी जो लड़कियां हैं डॉक्टर हैं, वो इसमें पढ़ी लिखी हैं, तो फिर इनके घर वाले क्या करेंगे? या ये जो हजारों बलोच माएँ बहनें अपने मिसिंग पर्सन्स के लिए प्रोटेस्ट करती हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट, कराची प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब के सामने हजारों सालों से अपने मिसिंग पर्सन्स के, ये मेरा शौहर है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं बेवा हूं कि नहीं हूं, क्योंकि पता ही नहीं है कि इनके शौहर को उठा के लेके गए वो जिंदा भी है कि नहीं है।
एक बच्ची का जो प्ले कार्ड है कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैं यतीम हूं कि नहीं हूं, कि उसको पता ही नहीं कि उसका बाप जिंदा भी है कि नहीं। तो फिर बलोचों का इसमें जो बताया है, आप प्रोपेगेंडा कहते हैं, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या गलत या क्या झूठ बताया है। आदित्य धर जी ने सिनेमा को फैक्चुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए एक इतनी हाइट पे लेके गए हैं कि आइंदा हर फिल्म बनाने वाले को सोचना पड़ेगा। फिर इसमें जो एक सीन आता है, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं 2016 के इलेक्शन की, 2014 के इलेक्शन के बाद, और उसमें जो टीवी पे वो दिखाया है, और टीवी कौन देख रहे हैं सारे, उनका जो हाल था ना, आप यकीन माने सेम यही हाल था, इससे ज्यादा बुरा हाल था। इनकी मैया मर गई थी, ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी काया पलट जाएगी। और इसके लिए मैं सलाम करूंगा भारत की जनता को, जिन्होंने वोट देके नरेंद्र मोदी जी को जिताया है तीसरी बार। और इनकी मैया मर गई है। आईएसआई में मातम छाया हुआ था, आर्मी में मातम छाया हुआ था, और ये जो दाऊद इब्राहिम टाइप के जो टेररिस्ट थे, उनकी दुकानदारी खत्म हो रही थी, इनकी चौधराहट खत्म हो रही थी। हमने भाई इस पूरे सिलसिले में, मैं 32 साल से इस पूरे सिलसिले में मौजूद हूं, मैं पल पल वाकिफ हूं कि किसका क्या रोल था। 2014 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बाद जब मैं गया था जिनीवा, तो वहां पे तो पूरे पाकिस्तान की भी गंद बला आती है, और मैं उनके रिएक्शन और उनके उस सारे मातम से देख के मुझे अंदाजा हो रहा था कि कितनी बड़ी खबर है। और जो नोटबंदी हुई थी उससे कितना इफेक्ट पड़ा था, वो सारे प्रोपेगेंडा मशीन जो आईएसआई की आती थी, इनके बजट खत्म हो गए थे, इनका धंधा खत्म हो गया था। इन्होंने जिनको एजेंट बनाया हुआ था वो छांटी कर दी थी कितनों की। ये मामूली चीजें नहीं है। फिर इसमें जो इसराइल और पाकिस्तान का प्लॉट दिखाया है, ये तो एक अरसे से मौजूद है फैक्ट कि इसराइल पाकिस्तान बैकडोर में चीज़ें चल रही हैं। मुशर्रफ के दौर में ये पीरियड जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं, मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आर्मी बैकडोर से इसराइल के साथ कनेक्शन में थी, और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको पता था कि अमेरिका को खुश रखना है तो हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे। अगर हम इसराइल को खुला छोड़ देंगे, उसके साथ दुश्मनियाँ ही चलाएंगे, तो वो भारत से ऑलरेडी इतना करीब है, ये दोनों मिलके तो हमारा कचूमर निकाल देंगे। भाई आप ये देखें कि हमास वाला वाकया 7 अक्टूबर को जो होता है, वो क्यों हुआ? इसलिए कि सऊदी अरब से लेकर हर अरब कंट्री इसराइल को एक्सेप्ट करने को तैयार था। तो ये साजिश की गई थी हमास वाली, जिससे ये सब पीछे हट गए और रीजन का नक्शा चेंज हो गया। इसमें पाकिस्तान के रोल को आप, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा दोगला रोल अदा करता है चाहे आप अमेरिका के साथ देख लें, अमेरिका के साथ पाकिस्तान हमेशा दोगला किरदार अदा करता रहा। तालिबान से जंग हो, अफगानिस्तान के मामलात हों, सारे मामलात पे चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा है। चाइना कहाँ, अमेरिका कहाँ, दोनों दो अलग अलग एंगल हैं, बीच में पाकिस्तान 2 कश्तियों में चल रहा है। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें हम पाकिस्तान का, तो ये इसराइल के साथ बैकडोर में कनेक्शंस ज़रूर हैं, और आर्मी के ही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं हैं। तो ये है कि इस फिल्म के जो पॉइंट्स हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यह है कि मैं समझता हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए आदित्य धर जी, अगर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वो भारत की कैंपेनिंग थी।
बीजेपी की सरकार थी जो काम कर रही थी। तो सरकार अगर भारत की सपोर्ट में काम कर रही है, भारत देश के लिए काम कर रही है, तो उसमें बीजेपी का नैरेटिव कहां से आ गया? बीजेपी को कितना फायदा हुआ मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन का? मुझे सिर्फ इतना कोई बता दे कि नोटबंदी का बीजेपी को क्या फायदा होना था? भारत का फायदा था। इतना बड़ा फैसला जिससे भारत में आफ्टर ऑल हर आदमी बारीकी नहीं जानता, खास तौर पे 2016 में आप चले जाए ना, आज से 10 साल पहले। आज तो जनता काफ़ी ज्ञानी हो गई है, काफ़ी उनको चीज़ों की समझ में आ गई है। 2016 में कितना बड़ा रिस्क लिया था अपने पहले ही टेन्योर में। मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी का पहला टेन्योर था ना, जो मोदी जी का 2014 से 2019, उसमें इतने काम हुए कि मैं हैरान हूँ कि क्या मतलब राम मंदिर, ये भी इस फिल्म में दिखाया गया। मातम मातम बिछ गया। दाऊद इब्राहिम की हालत देखने वाली थी। फिर आप उसको देखें, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन उसी फर्स्ट मोदी जी के टेन्योर में हुआ। फिर ट्रिपल तलाक, ऐसे इतने सारे स्टेप लिए गए थे। और ये डीमोनेटाइजेशन तो टॉप ऑफ द लिस्ट था, जिसने पाकिस्तान की आईएसआई की कमर तोड़ दी थी। अजीज दोस्तों, यह है कि इस फिल्म के हवाले से जो गेम चेंजर हुआ है बॉलीवुड में, वो आप हैरान रह जाएंगे कि आइंदा लोग अब इसी टाइप की सच्चाई पे फिल्में। कश्मीर फाइल्स आई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। एक डॉक्यूमेंट्री समझ रहे थे लोग उसको, लेकिन उस फिल्म में इतना कड़वा सच दिखाया गया है। क्योंकि सच कड़वा हो तो हो, लेकिन होता तो सच है। उसने ट्रेंड सेट किया था। इसके बाद केरला के ऊपर आई और आती रही फिल्में, और अब आदित्य धर ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। इस फिल्म की अगर आप स्टोरी टेलिंग को देखें तो इतनी बारीकी से चीज़ों को बताया गया है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब एतराज़ जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर आ जाएं तो देखें, एक ने सवाल किया है कि शुरू में गीता का श्लोक लिखा गया था। इस फिल्म की शुरुआत में भगवत गीता का श्लोक लिखा गया था। ये कह रहे हैं वो दिन कहाँ गए जब मूवीज में श्लोक और धर्म नहीं होता था। अच्छा भाई, कुली फिल्म में पूरा गाना था मदीने को जाऊं और ये और वो, और जब वो आखिरी में ग्रीन चादर आके अमिताभ को गोलियों से बचा लेती है, तो उस वक्त वो क्या पढ़ रहा था मुंह से अमिताभ? वो धर्म नहीं था तुम्हारा? कितनी फिल्में हैं, मतलब इतना आप आज तक की फिल्मों का देखें। मैं नाम लूँगा तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, वरना ये है कि हर फिल्म में आपको इस्लामिक कल्चर दिखाई जाती है, कुरान की आयतें, ये वो आपको इतनी चीज़ें दिखाई जाती हैं। वो सब जायज़ था, ये नाजायज़ है। जबकि गीता का ये श्लोक है ना, जो वो कोई एंटी किसी के नहीं था। योर ड्यूटी इज टू अपहोल्ड धर्म, नेवर टू क्लेम द रिवॉर्ड, लेट नॉट द प्रोमिस ऑफ विक्ट्री गाइड यू, द बैटरफील्ड समन्स, बी रिलेंटलेस इन एक्शन। क्या गलत है इसमें? फिर ये सैफ साहब हैं, आदित्य धर ने एक और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट किया। मुसलमानों, ईद पे अपने पैसे ज़ाया नहीं करना, अपनी फैमिली फूड पे पैसा लगाना। एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। सच्चाई का प्रचार प्रोपेगेंडा नहीं होता। ये अभिशार शर्मा, इसकी वीडियो मैंने देखी, मतलब ये खुद पता नहीं कैसे बिलीव कर रहा है कि ये इतना झूठ बोल सकता है। मैं इनको क्या जवाब दूं?
इनकी चीखें देख के मुझे एहसास होता है कि क्या ज़बरदस्त फिल्म बनाई है आदित्य जी ने। इनको रोता देख के, इनकी चीखों की आवाज़ें देख के। अरफा खानम शेरवानी कहती हैं धुरंधर 5 आएगी ना, उसमें सावरकर और गोलवालकर को पूरा फ्रीडम फाइटर का बादशाह बनाया जाएगा और गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद तो एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। घटिया जोक के 4 घंटे का सेंसर सर्टिफिकेट के साथ। तुम लोगों को ये घटिया जोक लग रहा है। बाकी ये जो तुमने कहा ना वीर सावरकर जी और उनका नाम आगे आएगा तो बिल्कुल आना चाहिए भी, और तुम तो बात ही नहीं करो। तुम्हारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं जिस मुल्क के लिए, तुम उसकी बात किया करो बस। तो अजीज दोस्तों, ऑल इन ऑल इस फिल्म में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सच्चाई रखी गई है सामने, और मैं अब इसका एक और पार्ट बनता है, उसमें मैं बताऊंगा वो नामालूम अफराद वाला हिसाब किताब, और कई चीज़ें हैं जो इस फिल्म की बारीकी में आती हैं। और ये है कि नवाज शरीफ, नबील कबूल जो कि राकेश बेदी जी ने जो रोल किया है, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इसके पार्ट 3 बनाऊँगा उसमें। अजीज़ दोस्तों, मैं जिनीवा जा रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस का सेशन अटेंड करने के लिए, और काफ़ी ह्यूमन राइट्स का काम भी ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो रीजन के हालात हैं और जिस किस्म की सिचुएशन है, इसमें इस वक्त वहाँ पे दुनिया भर के लोग जमा होंगे, और ऐसे में पाकिस्तान के बारे में दुनिया को सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे विनती है कि बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करें, ताकि मैं ये महंगा काम है उसको पूरा कर सकूं। इसमें मेरा पर्सनली कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं होता, उल्टा मेरा सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है कि जिनीवा में एक से एक मेला ISI का आया हुआ होता है। तो प्लीज़ काइंडली सपोर्ट करें ताकि मैं अपने ह्यूमन राइट्स को काम को आगे जारी रख सकूं। थैंक यू अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग this film. So I genuinely I'm overwhelmed today with whatever the news is coming and whatever peak detailing things are happening. But I genuinely want to thank you all for coming here and supporting us and being a part of this journey. This wouldn't have been possible without you guys. Thank you so much. Thank you. Oh, lovely. Yeah.